उम्मीदवारी लगाने के लिए ऑफिस आया था। मुझे पता लगा कि आप सब लोग यहाँ हैं, तो मैं क्या आप सबसे भी रूबरू होकर के जाऊं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक वर्ष में जो भाजपा की सरकार रही है, जिस सरकार को कांग्रेस की मेहरबानी से बनी, उस सरकार ने एक साल की अपनी बहुत सी उपलब्धियां गिनाई। जो कमियां और खामियां थी उनका जिक्र नहीं किया, केवल जो कागजों में इन्होंने खाना पूर्ति करी उसके बारे में आपके बीच में चर्चा करी। बड़े बड़े पोस्टर दिए अखबारों में, झूठ के पुलंदे लोगों के बीच में जाहिर करने का काम किया। इस सरकार में एक साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था। इस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए थे। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। उसके अलावा अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया, फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज का है? पहले तो किसी भी मंत्रालय में अगर कोई छोटी मोटी घटना घट जाती थी तो मंत्री उसकी जिम्मेवारी लेकर पद से इस्तीफा दे देता। अब पहले घोटाला करते हैं और जब लगता है घोटाला उजागर होगा, पता लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बचने के लिए मुख्यमंत्री को सुपारिश कर देते हैं। और मुख्यमंत्री भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय 3 अधिकारियों की कमेटी बना देता है ताकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जैसे शराब घोटाला इन्होंने 3 बार जांच करा के और आखिर उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो घोटाला हुआ है 1500 करोड़ का, इसको अलग अलग जांच कराएंगे, जांच करा करके इसको भी कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालने का काम करें। सबसे बड़ा तो ये भ्रष्टाचार इस एक साल में हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन घोटाला ना हो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि बारिश की वजह से किसान की लाखों एकड़ जो फसल खराब होगी, जो पिछली फसल खराब हुई, नई बुआई नहीं कर सके, उन किसानों को और कैसे कमजोर किया जाए, सोची समझी षड्यंत्र के तहत उनको मुआवजा ना देना और उनके खेत का पानी ना निकालना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की दूसरी है। तीसरी जो सरकार की उपलब्धि है वो है बेरोजगारी। पिछले दिनों एसडीओ की भर्ती की गई। 90% एसडीओ जो है बाहर के लगाए गए, बिना पर्ची बिना खर्चे की बात करने वाले लोग। अगर 90% बाहर के लोगों को नौकरी यहां देंगे प्रदेश में, तो हरियाणा प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान कहां जाएगा? उसके अलावा एक और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। एग्रीकल्चर के अंदर 8 एसडीओ प्रमोट किए गए। एसडीओ प्रमोट होने चाहिए थे एग्रीकल्चर बीएससी या एग्रीकल्चर एमएससी। इन्होंने प्रमोट किए केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है उसका एग्रीकल्चर से क्या संबंध है? उसका तो दूर दराज का ही संबंध नहीं रहा। उनसे 8-8 लाख रुपए लेकर के इन्होंने प्रमोट कर दिया। जब एग्रीकल्चर के जो बीएससी एमएससी लड़के थे हाई कोर्ट गए, तो फिर कहीं कोर्ट में जाने के बाद उनको राहत मिली। उसके अलावा इस सरकार के अंदर राव नरवीर सिंह ने एक आरोप लगाया भी। आपके एक कौन से चैनल का कोई कॉन्क्लेव चल रहा था, इंडिया न्यूज का था। उसमें ये कहा कि हमारे सारे अधिकारी जो है भ्रष्ट है, सब मंथली लेते हैं। अगर एक मंत्री ये कहता है कि अधिकारी सारे के सारे मंथली ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये भ्रष्टाचार तो ऊपर से आए। अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अकेले अपने बलबूते पे, अपने दम पे किसी से पैसा मांगे। फिर तो सरकार का डर और भय खत्म हो गया। इसका मतलब उसका सीधा सीधा
ये आरोप था कि भाई हम तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इस दलदल की राजनीति में फंसे हुए हैं। हमने इस प्रदेश को लूटने के सिवाय हमारा कोई दूसरा काम नहीं बचा। ये जो इनकी उपलब्धियां थी ये बताने की बजाय पोस्टर छाप दिए अखबारों में, आज भी छप रहे हैं, कल भी छपे हुए थे, परसों भी थे। इसके अलावा अनेक जो आपका ये बना रखा है जो लाडो लक्ष्मी जो है, उस लाडो लक्ष्मी के अंदर बड़ा घोटाला किया व्यक्तियों ने। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में कहा तो ये गया था कि हर महीने 2100 रुपया देंगे। अब हर महीने देने की बजाय उसको कह रहे हैं क्वार्टरली देंगे। उसमें बहुत सारी शर्तें लगा दी और उसमें वो जो 2 महीने का बीच में गैप रखा, 3 महीने देने की बात करी है, उसका मकसद ये है कि उस पैसे का ब्याज खाया जाए। जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो एक अलग से पैसा रखा गया, उस पैसे का सिर्फ ब्याज खाना इनका मकसद है। इसी तरीके से आपके जो नरेगा है, इस नरेगा का नाम खत्म करके जहां महात्मा गांधी का अपमान किया केंद्र की सरकार ने, वहीं सबके साथ, गरीब आदमी के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। नरेगा का पहले जो पैसा था वो 100 दिन का पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आता था और 100 जिलों में जाता था और 100% पेमेंट जो है सारी की सारी केंद्र की सरकार से आती थी। अब उसमें शर्त लगा दी 40% और 60% के रेशो कि उसका 40% प्रदेश की सरकार देगी। हमारे प्रदेश की सरकार के पास तो तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, जिसपे 3,70,000 करोड़ का कर्जा है। वो कहाँ से नरेगा का 40% पैसा दे दें? इसका मतलब नरेगा बंद हो जाएगी। नरेगा बंद होने का मतलब है कि गरीब आदमी जो है, जो कहीं नरेगा के सहारे से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, वो तो सड़क पे आ जाएगा, उसके पास तो कोई काम होगा ही नहीं, बचा ही नहीं होगा। ये सब इस सरकार की उपलब्धियां हैं 1 वर्ष की। इसके अलावा अनेक ऐसे इन्होंने रोजगार दिए जिन रोजगार के अंदर कोर्ट से स्टे होकर के वो सारी की सारी पोस्टें फिर से वैकेंट होगी। ये सारी चीजें बताने की बजाय सरकार ने लोगों के सामने झूठ का पुलिंदा खोल करके रख दिया, केवल अखबार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। इसके अलावा इस 1 साल में नशा बढ़ा, अपराध बढ़ा। ये बात डीजीपी ने स्वीकार करी थी जो पिछला था। उसने खुद ये कहा था कि हमने ओम प्रकाश के, ओपी सिंह के डीजीपी लगने के बाद खुद उसने प्रेस के रूबरू ये बात बताई थी कि मैंने इतने अपराधी पकड़ लिए कि हमारे पास जेलों में रखने के लिए जगह कम पड़ गई। तो इसका मतलब अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा था, बेहिसाब अपराध बढ़ा। जहां अपराध बढ़ा वहां फिरौतियां मांगी गई। वहीं कितनी बलात्कार की रोज की घटनाएं, कितनी हत्याएं, ये रिकॉर्ड की चीज है। सेंटर की एक एजेंसी है जो खुद सर्वे करके बताती है कि किस स्टेट के अंदर कितना अपराध हुआ है। हरियाणा उसमें अपराध में नंबर 1 पे आकर के खड़ा हो गया आज की तारीख में। ये उपलब्धि है इस सरकार की। तो उम्मीद करेंगे कि आप ये सारी बातें प्रदेश की जनता के सामने लेकर के जाएंगे और सरकार को भी अपनी कमियां और खामियों के लिए अवगत कराने का काम करेंगे। आपसे नए साल में बहुत उम्मीद है। सर, राज्य सरकार की तरफ से एक बयान दिया गया कि सड़कों पर उतरना होगा सब लोगों को, जैसे झूठ और लूट की दुकान बंद होगी, उनका जिक्र मत करो, कोई और बात करो। नए साल में नई बात करो, बस इस बात को छोड़ो आप। अभी जी हरियाणा दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर आया है। ग्राउंड वाटर जो है उसमें आर्सेनिक और यूरेनियम पाया गया है, जिससे कैंसर और किडनी जो है वो होगा। सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो है, खास करके जो जमीन का जो पानी है उसका नुकसान हमें हुआ है घग्गर नदी की वजह से। जितना केमिकल वाटर पंजाब का है, पटियाला से लेकर के जो साथ साथ लगता हुआ इलाका है, उस सारे में जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है पंजाब की, उसका सारा जो है वेस्ट उसमें डलता है। उसकी वजह से हमारा ये इलाका खास करके आपका रतिया से लेकर के और रानिया तक
ये सारा कैंसर से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। जहाँ घग्गर का पानी लगता है वहाँ पे कैंसर की मार सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है। सरकार एक तो उस इलाके में कोई रोकथाम नहीं कर रही, दूसरा जो हमारा दिल्ली के बाद आपका होडल तक का एरिया है, मेवात का इलाका है, वहाँ पे भी केमिकल वाटर जाता है, दिल्ली की इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है सारा का सारा। उसकी वजह से भी मेवात भी, और मेवात के साथ पलवल और फरीदाबाद भी, ये भी पीड़ित है। यहाँ पे भी कैंसर की बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत सारी बीमारियों की शिकायत है। वहाँ तो आप जो आपकी ये जो जाती है कैनाल जो मेवात वाली, उसके ऊपर तो आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी ज़्यादा स्मेल है उस पानी की। सरकार का इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो केवल एक काम में लगी, 1 साल की एक और उपलब्धि है सरकार, कॉलोनियों की भरमार कर दी इन्होंने। अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ इतनी ज़्यादा इस स्टेट में 1 साल में बनी, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। इनके सारे एमएलए सत्ता में बैठे हुए और मंत्री केवल और केवल कॉलोनियाँ काटने में लगे हुए हैं। कुछ एक्स एमएलए भी शामिल हैं और प्रेजेंट एमएलए तो टोटल लगा रखे, मंत्री भी टोटल इस काम में लगे हुए। सर विधानसभा सत्र हुआ सर 3 दिन का, किस तरीके से देख रहे हैं? विधानसभा के सत्र में कांग्रेस ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि हम भाजपा के पक्ष में आज भी खड़े हैं। जो कहते वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले थे, और जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे वो खुद एब्सेंट थे, तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? 1 वर्ष का मौका दे दिया सरकार को कि 1 साल तक आपके खिलाफ आप जैसे मर्जी मन चाहे तरीके से सरकार को चलाओ, हम आपके खिलाफ फिर से प्रस्ताव नहीं ला सकते, हाँ, कानूनन नहीं ला सकते। और उस प्रस्ताव के अंदर जिन चीज़ों को लेकर के सरकार को घेरना चाहिए था, उसकी घेराबंदी करने की बजाय वॉकआउट करके भागे। वॉकआउट क्यों किया? किस लिए वॉकआउट करके गए? सरकार का जवाब सुनना चाहिए था। सरकार अगर कोई आपके सामने किसी तरीके से कोई भ्रम पैदा करती है तो अपोजिशन का काम होता है कि वहाँ उनके सामने टट करके खड़े हो और उसको फिर कटघरे में खड़ा करें। विपक्ष के नेता का हस्ताक्षर अबे जी तो भाग्य थे। कल नए डीजीपी ने पदभार ग्रहण किया, उनका एक बयान है कि हरियाणा में भगोड़े हैं जिनको हमें पकड़ना है। आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। नया डीजीपी बनते ही सबसे पहले जिसका ये बयान आता है कि 10,000 अपराधी ऐसे हैं इस प्रदेश के जो भगोड़े हैं। तो ये जो पिछले 1 साल से पुलिस सोई हुई थी क्या? पुलिस कहाँ थी? 11 साल से इनकी सरकार है, इसका मतलब हर साल इन्होंने 1,000 अपराधी पैदा किए और जिनको पकड़ा नहीं है, जिनको मेरी ख्याल सरकार का फिर संरक्षण है, इसलिए आज तक वो पकड़े नहीं गए। तो ये डीजीपी कैसे पकड़ लेगा? इसके पास कौन सी ऐसी छड़ी है? हमारा अपना एक पार्टी का साथी, हमारी पार्टी का जो पानीपत जिले का अध्यक्ष है, उसका भाई पिछले 5 दिन से लापता है। हमने पुलिस को शिकायत की है, एसपी से बात करी है। मैं अभी नए डीजीपी से ही इस बारे में बात करना चाह रहा था, वो कई मीटिंग में बिजी होगा। चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करना चाह रहा था। सीएम ने मैसेज भेजा कि मैं भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं उनसे बात करूँगा कि अपराधी को अगर तुम पकड़ नहीं सकते, 5-5 दिन तक एक आदमी लापता हो जाए और आपकी पुलिस उस तक पहुँच नहीं पा रही, और वो भी मतलब एक हमारी पार्टी के अध्यक्ष के भाई की, तो आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? ये पुलिस तो, ये सरकार तो उन अपराधियों को भी नहीं पकड़ती जिनके खिलाफ बाई नेम एफआईआर दर्ज है। नरपेश सिंह हत्याकांड जो हुआ था उसमें बाई नेम एफआईआर हुई थी, आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? केवल ये कहते हैं कि हम पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ किससे कर रहे हो? आम आदमी अगर किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराता है, अगर कोई भाग जाता है तो उसके माँ बाप को उठा लेते हैं जाकर के। तो फिर इसका मतलब है पुलिस तो सरकार के दबाव के अंदर अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। नारनौंद के अंदर पिछले दिनों आपको हैरानी होगी कि एक नर्सिंग कॉलेज का संचालन करने वाला व्यक्ति
जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग शामिल हैं, दोनों के दोनों नेता जो है राजनीतिक लोग शामिल है, उसमें पार्टनर है आपस में। वहाँ लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है और जब वो विरोध करती है तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि बेटियों के खिलाफ किस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। नया डीजीपी बना है, मैं कहता हूँ उसका बनने पे बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ उससे कि नया डीजीपी जो है इस तरह के अपराध करने वाले लोगों पर रोक लगाएगा, कहीं ना कहीं सरकार की बात को नजरअंदाज करेगा और सही रास्ते पे चलेगा। फांसी जिला पुलिस था सर, पहले अब जिला बना दिया, भगवानी जिला पुलिस है। हांसी क्यों बड़ा जिला, इस बात का पता है आपको? आप पता करें जा करके। हांसी के अंदर विनोद भैणा ने हजारों एकड़ जमीन खरीद ली हांसी के चारों तरफ, शहर के साथ लगती हुई, कहीं सही दे दी, कहीं खरीद ली, कहीं कुछ कर लिया। अब जिला नहीं बनेगा तो फिर वो जमीनें कैसे बिकेगी, कैसे कॉलोनियां कटेगी, कैसे डेवलपमेंट होगी वहाँ पे? ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत अपनी कैसे जेब गर्म की जाए इसके लिए जिला बनाया। जरूरत तो थी गुहाना की भी, जरूरत थी डबवाली को भी बनाने की। उनको बनाने के बजाय 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का 4 लाख मतदाताओं का जिला बना दिया। ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत कैसे लूटा जाए लोगों को। आप पता कर लो जा करके, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो। भैणा कोई पहली बार ये काम नहीं कर रहा, आपको पता है सीडी कांड में भी फंसा था, किस तरह से शरेआम पैसे मांग रहा था। ये सरकार कांग्रेस की बीजेपी की थी जो मिल करके चलती थी, इन्होंने ऐसे अपराधियों को छूट दे दी थी। हमारी सरकार बढ़ने के बाद हम 100% इन लोगों के खिलाफ फिर से नए सिरे से इंक्वायरी कराएंगे उन सारी चीज़ों की। अरे इंक्वायरी करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करके देंगे। ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अपराध करे फिर सरकार के संरक्षण में रह करके बच जाए?